दोस्तों जय हिंद। मैं जहीर खान आपके साथ फिर एक नई इंडियन मैथ की क्लास के साथ हाजिर हूँ। तो हमने इससे पहले अपनी भाषाएं और कर्क रेखा, दोस्तों भाषाएं और कर्क रेखा हमने कंप्लीट कर ली थी। भाषाएं और कर्क रेखा पर आने वाले स्टेप क्या कंप्लीट कर लिए थे। तो दोस्तों हम देखते हैं, एक बार उसका थोड़ा रिवीजन कर लें। भाषाएं और दोस्तों क्या पढ़ ली थी? भाषाएं और कर्क रेखा पर आने वाले स्टेट। भाषाएं और कर्क रेखा पर आने वाले स्टेट। कर्क रेखा भारत के इस मध्य से गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा है जो इस भारत को दो भागों में बांटती है। भारत को दो भागों में बांटती है। इससे पता चलता है कि सूर्य हमें यहाँ पर इस लाइन कर्क रेखा तक आ सकता है। सूर्य यहाँ कर्क रेखा पर आ सकता है, इससे आगे नहीं जाता। और जो है साउथ एरिया है जो है काफी गर्म होता है। साउथ एरिया जो काफी क्या होता है, गर्म। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि कर्क रेखा क्या है दोस्तों। कर्क रेखा किन किन स्टेट से गुजरती है? तो गुजरात हमने पहले ही पढ़ लिया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने? 8 स्टेट्स है दोस्तों। कितने? 8 स्टेट्स हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? पश्चिम से, सॉरी ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें इस तरफ, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। स्टेट्स तो 8 ही, लेकिन इनका क्रम बदल जाएगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने भाषाएं पढ़ी थी। भाषाएं भारत में कितनी? 22 भाषाएं बोली जाती है। कितनी? 22 भाषाएं बोली जाती है दोस्तों भारत में। और कितनी भाषाएं बोली जाती है दोस्तों? 22 भाषाएं बोली जाती है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का जो संविधान है उसको 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। और 12 अनुसूचियों यानी 12 शेड्यूल। तो 12 जो अनुसूचियां हैं उनकी भी अनुसूची नंबर 8 क्या है दोस्तों? अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषाएं। और वो क्या अनुसूची नंबर 8 कहते हैं कि भारत में जो भाषाएं वो कितनी है? 22 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं दोस्तों। जो 22 भाषाएं भारत में बोली जाती है वो है क्या है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। क्या है दोस्तों? बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी। क्या है दोस्तों? गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। क्या है दोस्तों? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इसके बाद हम देते हैं संस्कृत। जो हमारे पुराने वेद हैं वो सब किसी भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। संस्कृत, उर्दू मुगल पीरियड के समय आई थी, लेकिन उनकी जो भाषा है वो फारसी थी। संस्कृत और उर्दू क्या है? संस्कृत, उर्दू, नेपाली, शॉर्ट में लिख देते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी लैंग्वेज है दोस्तों? 22 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। कितनी दोस्तों? 22 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं भारत में बोली जाती है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी दोस्तों? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 22 भाषा भारत में बोली जाती है। और जो हमारा दोस्तों आज का टॉपिक है वो है स्टेट्स, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हम इससे अपनी हिस्ट्री में जाएं तो हम जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर हम बात करें तो वो कलहन की एक पुस्तक है, राजतरंगिणी।
और कंप्लीटली जो इसका इतिहास मिलता है जम्मू कश्मीर का उसी बुक में मिलता है। लेकिन हम कुछ हिस्ट्री इसकी देखें तो 1947 में जब इसका एक राजा था जिसका क्या नाम था, 1947 में इसका एक राजा था जिसका नाम था हरि सिंह। क्या था दोस्तों? हरि सिंह उसका नाम था। क्या था, क्या नाम था दोस्तों? हरि सिंह। हरि सिंह ने एक अलग देश बनाने की सोची। क्या? एक अलग देश बनाने की सोची, क्योंकि वो भारत में विलय नहीं करना चाहता था। भारत में विलय नहीं करना चाहता था क्योंकि भारत आजादी से पहले भारत 552 टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसको वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने क्या एक यूनियन बनाया, एक संघ बनाया, एक यूनियन बनाया, एक संघ बनाया, सभी को जोड़ा और क्या भारत देश का कंप्लीटली निर्माण किया एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जब ये क्या विलय नहीं करना चाहता था किसका, जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह, किससे विलय पत्र पर इन्होंने साइन नहीं किए, किसके साथ, किसके पास, वल्लभ भाई पटेल ने विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे। तो जब पाकिस्तान के जो कबायली थे उनको भेजा गया अटैक के लिए, तो यहाँ पर हमला किया गया, जिससे वो स्त्री वगैरह बच्चों को उठाकर ले जाने लगे। तो उठाकर वो ले जाने लगे तो फिर जो राजा हरि सिंह था उसने क्या विलय पत्र पर साइन कर लिया और वल्लभ भाई पटेल ने उससे यूनियन पर साइन कराया कि भारत एक राज्य का क्या है, संघ है, एक यूनियन है। अब हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी और। जब हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिए तो अब भारत की सेना थी वो इनसे लड़ने के लिए क्या थी, तैयार, लड़ने के लिए क्या थी, तैयार। तो एक सेना का कमांडर था जिसका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी। क्या नाम था उसका? ब्रिगेडियर उस्मानी। तो 1947 में जब यहाँ लड़ाई हुई तो इतना एरिया पाकिस्तान के पास चला गया, जम्मू कश्मीर का कितना एरिया, इसको क्या कहा जाता है, ये लाइन है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या POK इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको नहीं, इसको सॉरी, POK क्या इसको कहा जाता है, ये लाइन है, इसका नाम क्या है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो चाइना से हमारी सीमा लगती है उसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्वायर्ड कंट्रोल। हम बात करते हैं इसकी LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसकी, ये सीमा वो है जो हमारी किससे लगती है, चाइना से, सॉरी पाकिस्तान से लगती है। तो POK कितनी सा, POK कितना परसेंट है, 30% है, जो 1947 में कहाँ चला गया, पाकिस्तान के पास। लेकिन जब यहाँ से अब भारत ने एक इम्प्रूवमेंट किया है 5 अगस्त 2019 को कि यहाँ पर क्या जो 370 यहाँ पर जो धारा थी, क्या थी, जो 370 जो यहाँ पर जो धारा थी उसको हटा दिया, सॉरी 370 जो आर्टिकल था यहाँ से उसको हटा दिया गया और 370 आर्टिकल को हटाया और 370 का जो ए है वो कहता है कि उसको खत्म नहीं किया। 370 ए को वो कहता है कि जो भारत की सीमा है वो कहाँ है, उत्तर में, जम्मू कश्मीर की कंप्लीट सीमा है, यानी जम्मू कश्मीर की जहाँ तक सीमा है वो, यानी जो POK का हिस्सा है वो भी का भारत का हिस्सा ये दर्शाता है। तो जो 370 का ए है उसको नष्ट, उसको खत्म नहीं किया गया, 370 का ए और बाकियों को खत्म कर दिया गया है। तो ये कंप्लीटली जो POK है वो कितना परसेंट है दोस्तों, 30% है पाकिस्तान के पास। ये हिस्सा आता है, इसको कहा जाता है अक्साई चीन। क्या है दोस्तों, अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन जो है वो कितना है, 10%। ये 1962 की लड़ाई में चाइना द्वारा कब्जा लिया गया, चाइना द्वारा इस पर क्या कब्जा कर लिया गया। तो जो 370 का जो ए है वो इसे भी अपना हिस्सा बताता है भारत का, और ये भी हिस्सा है और कंप्लीटली है ये भारत का हिस्सा, ठीक है। तो ये 1962 में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, अक्साई चीन पर। अक्साई चीन की अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पर एक जिला है जिसको क्या कहा जाता है, किजिला जिला। किजिला, क्या नाम है उसका, किजिला जिला। क्या है दोस्तों, किजिला जिला है इसका नाम। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक मैदान है जिसको कहा जाता है सोडा का मैदान। वो सोडा नहीं, वो लगा के दिया जाता है वो नहीं, ये मैदान है चाइना का, अक्साई चीन सोडा का मैदान। एक सोडा पीने के लिए भी आता है, सोडा वो नहीं है, ये क्या है, सोडा का मैदान।
सोडा का मैदान। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नमक की झील है। क्या है दोस्तों, नमक की झील। नमक की झील है यहाँ पर एक, क्या है दोस्तों, नमक की झील। तो किजिला जिला, सोडा का मैदान, नमक की झील, ये सब कहाँ है, अक्साई चीन में है। और ये 10% हिस्सा, ये भारत का ही हिस्सा, जो पाकिस्तान ने 1962 में कब्जा कर लिया था। उस वक्त भारत के पास इतनी सुपर पावर भारत नहीं था, उसके पास इतनी सेना, सैनिक हथियार और इतना डिजिटल नहीं था। इसके कारण चाइना ने मौका देखकर इसको 10% हिस्से को कब्जा कर लिया। जबकि पाकिस्तान ने 1947 में पीओके 30% को कब्जा कर लिया। कश्मीर का हिस्सा कितना पाकिस्तान के पास, 30%। इसको क्या कहा जाता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहा जाता दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। कितना है, 30%। यह कितना है दोस्तों, 30%। यह क्या है, पीओके। ये क्या है, पीओके। क्या है दोस्तों, पीओके। और ये कितना है, 30%। कितना है दोस्तों, ये 30% है पीओके। पीओके की एक राजधानी है, उसको कहा जाता है मुजफ्फराबाद। क्या है दोस्तों, मुजफ्फराबाद। क्या कहा जाता है इसे, मुजफ्फराबाद। क्या कहा जाता है, मुजफ्फराबाद। पीओके को 3 भागों में बांटा गया है। पीओके को 3 भागों में बांटा गया है। पीओके को कितने 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर के भाग को कहा जाता है गिलगिट। गिलगिट, ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, गिलगिट। क्या कहा जाता है, गिलगिट। ये लिखता है गिलगिट शॉर्ट में। गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या है दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। यहीं पर इसकी राजधानी क्या, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। क्या है दोस्तों, यहीं पर इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद। इसको 3 भागों में बांटा गया था। पीओके को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को 3 भागों में बांटा गया, जो कितना है 1947 में। 1947 की लड़ाई में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर एक सीमा की लाइन बना दी गई थी, जो भारत और पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पर तैनात रहते हैं। ये लाइन कब बनी थी, 1947 में पहली बार बनी। और यहाँ पर पहला युद्ध पाकिस्तान से किसने लड़ा था, ब्रिगेडियर उस्मानी ने। और आज तक भी पाकिस्तान एक कदम इससे आगे नहीं बढ़ पाया है। जबकि पीओके का कितना हिस्सा है, कश्मीर का पीओके में कितना हिस्सा है, कश्मीर का जो हिस्सा है 30% पीओके का है, वो पाकिस्तान ने इसे कब्जा कर रखा है। कितना है, 30%। इसे 3 भागों में बांटा गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। क्या दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। गिलगिट में एक अमेरिका का सैन्य अड्डा है। अमेरिका का क्या है, सैन्य अड्डा। वो कैसे है दोस्तों, अमेरिका का, यूएस है। क्या है, अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। जब अमेरिका का वॉर किससे हुआ था, अफगानिस्तान से और रसिया। तो 10 साल तक रसिया ने उस पर अटैक किया, पर वो उसे हरा नहीं पाए। और अफगानिस्तान, वो शायद वो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। क्या, और 20 साल तक अमेरिका ने उन पर अटैक किया, हमला किया। पर इन सब के बीच में जो पाकिस्तान का ये गिलगिट है, यहाँ पर अपना एक सैन्य अड्डा बना लिया है। अब पाकिस्तान में इसका क्या किराया रहता है, बस इसका क्या, ये मान लो लीज पर दे दिया इसने। लीज पर किसे दे दिया, गिलगिट का एक सैन्य अड्डा किसे, अमेरिका को दे दिया। ये हमारे लिए भी एक खतरा साबित है, खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने 1971 की लड़ाई में भारत का साथ नहीं दिया था, पाकिस्तान का साथ दिया था, इसलिए तो ये भारत के लिए भी एक खतरा हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या सैन्य अड्डा है गिलगिट में। यहाँ पर एक जगह है स्कोरदू। यहाँ पर गिलगिट में एक पाकिस्तान का एयरबेस भी है। क्या है, पाकिस्तान का PAK, पाकिस्तान का क्या है, एयरबेस। पाकिस्तान का एक एयरबेस भी कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान का एक एयरबेस भी कहाँ है, गिलगिट में। और USA का भी है। जबकि उसने यहाँ पर किसके लिए लिया था, ये अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए। किस पर लिया था, अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए। जबकि भारत से भी उसने बोला था, लेकिन भारत ने कहा कि हम अपनी स्वयं के अपनी जमीन को किसी दूसरे अन्य देश पर आक्रमण करने के लिए हम किसी अन्य देश को यूज नहीं करने देंगे। तो भारत ने इससे मना कर दिया था, सीधी सी बात ये है।
तो जो गिलगिट है उसमें पाकिस्तान का एयरबेस है। तो यहाँ पर एक जगह है स्कोरदू। स्कोरदू क्या है दोस्तों? स्कोरदू। स्कोरदू में भी क्या है? पाकिस्तान सेना का एक एयरबेस है। क्या है? पाक सेना का एयरबेस। पाक सेना का क्या है? एयरबेस। क्या है दोस्तों? पाक सेना का एक एयरबेस है। अगर हम बात करें ये जो बचा हुआ हिस्सा है, क्या है दोस्तों? ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या है? ये है लद्दाख। क्या है दोस्तों? इसको ये क्या है? लद्दाख। तो ये तो लद्दाख के एरिया में यहाँ पे ये रहा स्कोरदू। ये क्या हो गया? स्कोरदू। ये क्या है? पाकिस्तान का एयरबेस है। स्कोरदू में भी है दोस्तों। और कहाँ पे है? पाकिस्तान का जो एयरबेस है वो क्या है? स्कोरदू में भी है। और क्या कहाँ है? गिलगिट में भी, यानी 2 एयरबेस है। ये खड़े ढाल वाला है जिससे यहाँ पर थोड़ी लैंडिंग करने में दिक्कत आती है, यहाँ पर परेशानी आती है हम जहाज़ों को, वायुयानों को। जबकि अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्या है दोस्तों? लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी। क्या है? यूनियन टेरिटरी है। अभी इसके जो अभी यहाँ पर हड़ताल की हुई थी सोनम वांगचुक ने, कुछ दिन पहले की न्यूज है। सोनम वांगचुक ने हड़ताल की हुई थी कि लद्दाख को भी क्या एक राज्य का दर्जा दिया जाए। 21 दिन तक बेचारा भूख हड़ताल पर बैठे पर कोई फायदा नहीं निकला। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इसकी बात करें हम लेह की, तो लेह क्या है? सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन, दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क, दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? रेडियो स्टेशन, सड़क। और दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? सड़क और रेडियो स्टेशन। कहाँ है? यहाँ पर लेह में है। हम लद्दाख की बात करें तो दोस्तों लद्दाख है जो यहाँ पर बौद्ध क्या कम्युनिटी रहती है? बौद्ध कम्युनिटी। बौद्ध क्या रहती है दोस्तों? बौद्ध कम्युनिटी है यहाँ पर बिलोंग करती है, बौद्ध। जबकि यहाँ पर ये क्या है? सफ़ेद मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। भारत के 2 ही मरुस्थल है मेनली, तो एक सफ़ेद मरुस्थल और एक थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा क्या जनजाति निवास करती है। तो ये क्या है? यहाँ पर बौद्ध कम्युनिटी रहती है और इसे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कंप्लीटली क्या है? बर्फ ही बर्फ है, यानी बर्फ, सफ़ेद बर्फ। बर्फ के कारण ये सफ़ेद दिखता है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे सफ़ेद मरुस्थल। क्या कहा जाता है दोस्तों? सफ़ेद मरुस्थल। अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर ना ही तो कोई फसल यानी कृषि फसल नहीं की जाती, यहाँ पर कोई फसल नहीं उगाई जाती फसल। यहाँ पर वर्षा भी कम ही मात्रा में होती है, यानी वर्षा भी लगभग ना के बराबर होती है। वर्षा भी लगभग ना के बराबर होती है।